इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारे सामने है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग के क्रम में हम गांधी जी की प्रस्तावना की बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने यह आत्मकथा क्यों लिखी। उसके बाद हमने पहले अध्याय जन्म पर चर्चा की थी और पहले अध्याय पर चर्चा करने के बाद जो दूसरा अध्याय हमारे सामने आया था वह था बचपन। हम ये समझ सके हैं कि गांधी जी पर श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के चरित्र का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। गांधी जी मूलतः भावुक व्यक्ति थे, संवेदनशील इंसान थे। वे अपने शिक्षक को धोखा देना नहीं चाहते थे। शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर जब आता है और वह कैटल की वर्तनी लिखवाता है, गांधी जी गलती करते हैं। शिक्षक अपने बूट की ठोकर लगाकर यह संकेत करता है कि तुम पास वाले के लिखे हुए को देख लो और सही कर लो, लेकिन गांधी जी ये समझते हैं कि शिक्षक यह देखने के लिए खड़े हैं कि मैं कहीं नकल तो नहीं कर रहा। गांधी जी अकेले ऐसे विद्यार्थी होते हैं उस समय जिनकी वर्तनी अशुद्ध होती है, लेकिन फिर भी शिक्षक के प्रति उनका विनय कम नहीं होता। एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप में गांधी जी स्कूल जाते रहे, आते रहे। दूसरी किताबें पढ़ने का उनको समय नहीं मिलता था, क्योंकि उनको लगता था कि यह स्कूल का काम ही बहुत है, जो शिक्षक ने दिया है उतना काम तो करना है। लेकिन पिताजी की लाई हुई एक किताब श्रवण पितृ भक्ति नाटक उन्होंने पढ़ी और श्रवण कुमार का चरित्र उनको द्रवित कर गया। फिर कोई नाटक कंपनी आई थी जिसने हरिश्चंद्र का आख्यान दिखाया। वे लिखते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि हरिश्चंद्र का जो चरित्र है वह ऐतिहासिक नहीं है, साहित्यिक है। लेकिन आज भी मेरे सामने यदि हरिश्चंद्र का नाटक खेला जाए तो मैं रो पड़ूं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए हरिश्चंद्र ने जो दुख देखे, उन दुखों का स्मरण करके गांधी जी बहुत बार रोए। फिर अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में वे बाल विवाह की बात करते हैं और वे कहते हैं कि यह प्रकरण लिखते हुए मुझे कई कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कई बातें नहीं लिखूंगा। जो लिखना है वह सत्य लिखना है। वे लिखते हैं कि मैं जब देखता हूं मेरी 12-13 साल के बच्चों को, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं मन ही मन कि उनको मेरे जैसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा, उनका बाल विवाह नहीं हुआ। गांधी जी कहते हैं कि मेरी 3 बार सगाई हुई। 13 साल की उम्र से पहले, ये 7 साल की उम्र में ही हो गई थी एक सगाई, उसके पहले हो गई थी, तो 2 लड़कियां मर गई और 2 कन्याएं मर गई। फिर गांधी जी ये कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी सगाई कब हुई थी, क्योंकि घर वालों को ही पता होता था, लड़के को नहीं बताया जाता था। वे कहते हैं कि हम 3 भाई थे, सबसे बड़े का विवाह हो चुका था, मझला भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़ा था, और एक मेरे काका जी का लड़का था। तो घर वालों ने 3 विवाह एक साथ किए, मेरे बड़े भाई का, मेरा और मेरे काका जी के लड़के का। बड़ी मार्मिक टिप्पणी है उनकी, गांधी जी की, हिंदू विवाह पर। वे कहते हैं कि इन विवाहों में हमारे कल्याण की कोई बात नहीं थी, बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। मैं गांधी जी का लिखा हुआ पढ़ रहा हूं।
अनुवाद है वैसे तो गुजराती में है मूल किताब तो, कि हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो चाहे न हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं। पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचता है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं। इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी तरह की गंदगियां, सब कुछ उदासीन भाव से वे सह लेते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि घर वालों ने यह सोचा कि ऐसा झमेला बजाय 3 बार के एक ही बार कर लिया जाए, कितना बढ़िया हो। 3 बार में जो खर्चा होगा, एक बार में उससे कम खर्चा लगेगा और काम भी अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और मेरे काका जी बूढ़े थे, तो हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में यह रहा होगा कि हमारा विवाह रचा के वे आनंद लूट लें जीवन का, बचे हुए जीवन का। तो उन्होंने कहा कि भाई तैयारी हो गई विवाह की। अब वे कहते हैं कि हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाले हैं। उस समय मेरे मन में अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, यह मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूं, लेकिन पाठक इसकी जिज्ञासा न रखे, यानी मैं वह वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूं। जो कुछ बताने लायक है वह आगे आएगा। उन्होंने कहा कि हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक थी, लेकिन उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, लेकिन फिर भी थे तो नौकर ही। उस पर उन्होंने, ठाकुर साहब ने छोड़ा नहीं, उनको भेजा नहीं, तो आखिरी घड़ी तक नहीं छोड़ा। अंत में छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले छोड़ा, तो वे बिल्कुल समय पर पहुंच सकते थे, तो उन्हें पहुंचाने के लिए खास व्यवस्था की गई। पर विधाता ने तो कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस की दूरी पर है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा पलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह के संबंध में उनका और हमारा आधा आनंद जाता रहा। फिर भी ब्याह तो हुए ही, लिखे हुए मुहूर्त कभी टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। आत्मकथा का सबसे बड़ा तत्व यही होता है कि सत्य प्रकट किया जाए। गांधी जी ने, यद्यपि उनकी कोई गलती नहीं है, वे बालक ही तो थे। एक बालक को विवाह का उल्लास क्यों नहीं होगा? वह तो उतनी ही बातें समझता था जैसे कि वे बता चुके हैं, खाना पीना, घोड़े पे चढ़ना, नाचना गाना, बस। लेकिन गांधी जी ने इस सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था। यहां विषय का मतलब इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है, जो वे बता चुके हैं। माता पिता की भक्ति के लिए सुखों का त्याग करना चाहिए, यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि पिताजी ने शरीर की पीड़ा भोगते हुए बाहर से प्रसन्नता का प्रदर्शन ही किया।
प्रसन्न तो वे मन में थे ही, लेकिन शरीर तो कष्ट में था। उन्होंने लिखा है कि उस समय तो मुझे सब कुछ अच्छा ही लगा था, मनपसंद ही लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वह अच्छा नहीं हुआ था। वे कहते हैं कि हम मंडप में बैठे, फेरे हुए और कंसार खाया खिलाया और वर वधू साथ में रहने लगे। वे लिखते हैं, वह पहली रात दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो मुझे पूछने की बात याद नहीं है। अब भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछने की इच्छा नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे। यह डर संकोच का था, संकोच था उनको। ऐसा भास मुझे है कि हम एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। लेकिन जब संस्कार बलवान होते हैं तो वहां सिखाई हुई बातें गैर जरूरी हो जाती हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पति की सत्ता चलाना भारतीय समाज का क्या, पूरी दुनिया के समाज का एक सच गांधी जी ने उजागर कर दिया कि भले ही विवाह बाल विवाह होता हो, भले ही विवाह छोटी उम्र में हो जाता हो, लेकिन पति के मन में यह भाव रहता था कि मैं सत्ताधारी हूं। और यह बात गांधी जी ने लिखी थी। चौथा अध्याय है पतित्व का। वे लिखते हैं कि जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे की पाई पाई की मिला करती थी, निकलती थी। जैसे दंपति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा होती और मैं उन निबंधों को खूब पढ़ता। वे कहते हैं कि मेरी आदत है कि जो मुझे अच्छा लगे मैं उसे याद रखता हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उसे भूल जाता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कि एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है। यह बात मेरे हृदय में रम गई। सत्य का मुझे शौक था, इसलिए मैं पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसलिए मुझे समझ में आया कि किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। यद्यपि छोटी उम्र में तो एक पत्नी व्रत के भंग होने की संभावना बहुत कम होती है। उन्होंने कहा कि मैंने यह सोचना शुरू किया कि फिर पत्नी को भी एक पतिव्रत पालन करना चाहिए। इसके कारण मैं ईर्ष्यालु हो गया कि कहीं मेरी पत्नी इस व्रत को तोड़ न दे। तो वे कहते हैं कि तो पत्नी को भी एक पतिव्रत का पालन करना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए मैं पलवाना चाहिए के विचार पे पहुंचा कि एक पतिव्रत का पालन करवाना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। गांधी जी के हिसाब से मुझे यह करना था। खैर, गांधी जी लिखते हैं कि मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या के कारण मैं यह जानने की कोशिश करता था कि मेरी स्त्री कहां जाती है और मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा नहीं सकती। यह चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। यह तो एक तरह की कैद हो गई थी ना उसके लिए। और कस्तूरबा ऐसी
यद्यपि निरक्षर थी वह, कि जहां इच्छा होती वहां मुझसे पूछे बिना जरूर जाती और मैं उतना ही ज्यादा चिढ़ता। इसलिए हमारे बीच में बोलचाल बंद होना तो हम बालकों के बीच में सामान्य बात हो गई। और कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूं। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर मेरा दबाव क्यों सहन करे। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें, यह चाहता था। कस्तूरबा में यह भावना थी या नहीं मुझे नहीं पता। वह निरक्षर तो थी लेकिन स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र और मेहनती थी, कम बोलने वाली थी। वे स्वीकार करते हैं और इसमें कोई नई बात भी नहीं है कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार मेरे मन में आते रहते थे। कब रात हो और कब हम मिले, वियोग ऐसा ही था। और मैं अपनी निकम्मी बातों से, बेकार की बातों से उसको जगाए भी रखता था देर तक। इस आसक्ति के साथ मुझ में यदि कर्तव्य का विचार नहीं होता, कर्तव्य के पालन का विचार नहीं होता, तो मैं आज मौत के मुंह में चला गया होता, या मैं इस संसार में एक बोझ बनकर जिंदा रहता। इसलिए मैं उसके प्रति मेरे कर्तव्य क्या है इनका भी ध्यान रखता था। वे कहते हैं कि मुझे उसको पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन विषय वासना मुझे पढ़ाने नहीं देती थी। एक तो मुझे उसको जबरदस्ती पढ़ाना, उसका पढ़ने का मन नहीं। दूसरा, रात के एकांत में हो सकता था यह, बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था, फिर बातचीत कैसे होती। वे लिखते हैं, उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे लिए उसको पढ़ाने की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। और जब मैं नींद से जागा, विषय की नींद से मैं जागा, तब तक मैं सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए बाद में मुझे समय नहीं मिला। अब वो कस्तूरबा तो इतना ही जानती है कि वह पत्र लिख ले या वह साधारण गुजराती को समझ दे। यदि वह पढ़ती, मैं यदि विषयासक्त नहीं होता, वे लिखते हैं कि मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता, तो वह आज एक विदुषी होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं। वे लिखते हैं कि हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है, तो उसमें थोड़ी सी मुक्ति दिला देने वाला रिवाज भी है। वे कहते हैं कि प्रारंभ के वर्षों में पत्नी आधे समय तक पीहर में रहती थी, तो उस कारण मैं उसको नहीं पढ़ा सका। फिर 18 साल की उम्र में मैं विलायत चला गया, उसलिए लंबे समय तक इसके कारण हमारा सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर 6 महीने ही साथ में रहे, क्योंकि मैं तो राजकोट और मुंबई के बीच में आता जाता रहता था। इसी बीच में दक्षिण अफ्रीका से बुलावा आ गया और मैं वहां चला गया, तो गांधी जी कस्तूरबा को पढ़ा नहीं सके। तो ये गांधी जी की जो आत्मकथा के प्रसंग हैं, ये हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से कुछ सीख सकें। अगली बार मिलेंगे तो हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।